दोस्तों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं आपके अपने चैनल एजुकेशन इज़ द पावर टू लिव, यानी शिक्षा जीने की शक्ति है। ये बात तो सही है। हमारे महापुरुषों ने ये अनुभव किया कि अच्छे समाज का निर्माण अच्छी शिक्षा से ही होता है, और इस बात को जितनी जल्दी हम लोगों ने समझा उतनी जल्दी एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी के तहत हम बात करते हैं कि जब समाज अच्छा होगा तो देश भी अच्छा होगा। सामाजिक कुरीतियों को हम अगर कम करने में सफल हो गए तो देश को अच्छा बनाने में, आगे ले जाने में सफल रहेंगे। हम इस विचार की यात्रा में ले चलते हैं, बात करेंगे अपने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में। जब भारत एक उपनिवेश था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब रही, ऐसा लोग अनुभव करते रहे। लेकिन उसके पहले भी बहुत कुछ था, पर आज के परिदृश्य में हम वहीं से बात करते हैं, क्योंकि एक अभूतपूर्व परिवर्तन यहाँ के भूभाग में, यानी कि जिसको भारत कहा जाता था, इंडिया दैट इज भारत की संकल्पना से, जिसको 15 अगस्त 1947 के बाद जाना गया, जिसकी व्यवस्थापिका और एक संविधान सभा ने एक बहुत बड़ा संविधान बना के तैयार किया। तो उन्होंने अपनी संकल्पना में एक प्रस्तावना रखी और उस प्रस्तावना के तहत एक विशाल संविधान तैयार हुआ। तो आज हम उसी के तहत हम बात करेंगे, एक पूरा सीरीज लेके चलेंगे, और सीरीज में हम शुरू से चलेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर हम आखिरी तक बात करेंगे, लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो आज हम केवल बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो चूँकि हमने बहुत सारे लोगों, पढ़े लिखे लोगों से, और हम लोग खुद भी जब नागरिक शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, यही ना, पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो वो एक अलग विजन होता है, एक अलग सोच होती है, उसको सब्जेक्ट और एग्जाम पास करने के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन जब कहीं हम एक सामाजिक उद्देश्य को लेकर, एक सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से अगर हम नागरिक शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं, तो उसके लिए विजन एक अलग होता है। तो उसी के तहत आज हम लोग बात करेंगे कि ये एक परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से अगर कोई जानना चाहे तो उस दृष्टिकोण से ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो है हम अपने देश में अच्छे नागरिकों का कैसे निर्माण कर सकेंगे, और उनके कारणों को खोजेंगे कि क्यों निर्माण नहीं हो पाया अच्छे नागरिकों का। क्या हमारी प्रस्तावना गलत थी? क्या वो संविधान सभा गलत थी? क्या उस संविधान सभा में जिन लोगों ने विचार दिया, महसूस किया, क्या वो सब गलत था? या आज की परिस्थितियों में ये काम नहीं कर रहा है, या काम करने वाले से सही से काम ले नहीं पा रहे हैं? कहाँ चूक हो रही है, इस पर टटोलने की ज़रूरत है। अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो फिर विचार कौन करेगा? सुना जा रहा है कि इसको बदलने की कवायद भी जरूरी है और चल रही है। तो क्या वास्तव में बदलना, इसको वास्तविक है कि ज़रूरत है कि नहीं, कि आखिर इसमें है क्या कमी? कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ऐसे ही बोला था कि हम अंतर विरोधों के, जब ये संविधान लागू हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं इस संविधान के सुपुर्द करते हुए लोगों से और संविधान सभा को देते हुए उन्होंने कहा कि हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो अंतर विरोध कौन से थे? इस प्रस्तावना में हम कहीं ना कहीं खोजेंगे कि वो अंतर विरोध क्या थे, और अंतर विरोधों के दौर में उन्होंने क्यों कहा कि हम प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को पहले से ही भांप लिया था, समझ लिया था। तो पहले हम लोग प्रस्तावना पर विचार करते हैं और पढ़ते हैं साथियों प्रस्तावना में क्या है। हम, प्रस्तावना शुरू होती है हम से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अपनाते हैं। यह है 26 नवंबर 1949 के दिन जब पूर्ण संविधान तैयार हुआ था, तो उसका पहला जो, जिसको प्रियम्बल बोला था, प्रस्तावना, जब कोई चीज़ लिखी होती है या बनाई जाती है तो उसकी एक छोटे से उदाहरण से ही, एक थोड़ा सा टेस्ट करके ही पता कर लिया जाता है कि आखिर ये पूरा चीज़ क्या होगा। तो संविधान की प्रस्तावना भी यही बताती है कि संपूर्ण संविधान में आखिर है क्या। संपूर्ण संविधान में ये है कि हम भारत के लोग, जब भारत पर कोई समस्या होगी या इस जो व्यवस्था बनाई जा रही है, इसके तहत अगर उद्देश्य से भटकेंगे, तो वो लोग, जो लोग उस उद्देश्य से भटकना नहीं चाहते हैं, दिशाहीन नहीं होना चाहते हैं, एक सही रास्ते पर जाना चाहते हैं, और जिस मुकाम को हासिल करने के लिए इन उद्देश्य हासिल परिलक्षित किए गए थे, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम
भटक रहे हैं, तब जाके हम भारत के लोग इकट्ठा होंगे और एक गणतंत्रात्मक रूप से हम वो बात फिर से करेंगे और करना है। उद्देश्य का मतलब तो यही है कि हम भारत के लोग, उसमें ये नहीं कहा गया था कि वो भारत का सांसद होगा या विधायक होगा, चेयरपर्सन चेयरमैन होगा या ग्राम प्रधान होगा। उसमें आम व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब भारत और अपना देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे बनेगा? जब देश का नागरिक प्रभुत्वशाली होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सामाजिक रूप से मजबूत होगा, वैचारिक रूप से मजबूत होगा, तब बनेगा। समस्त नागरिकों को बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज के उद्देश्य में अगर देखते हैं या आज के समय में देखते हैं तो लगता है कि बड़ी बात थी। लेकिन 26 नवंबर 1949 के समय और आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय, देश की जो जनता थी, आबादी थी, 36 से 40 करोड़ के बीच थी। वो 36 से 40 करोड़ की आबादी के बीच संविधान लागू हुआ, तैयार हुआ, और उसमें ये प्रस्तावना भी, उस प्रस्तावना के तहत इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा देश विभिन्न प्रकार की विविधताओं से युक्त था। भारत बहुत बड़ा देश है, पहले भी था, पहले पाकिस्तान और भारत एक था, तब अलग विचारधारा थी। लेकिन किसी कारण से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत कम हुआ, लेकिन उस कम क्षेत्रफल में रहने वाली आबादी भी 35 से 40 करोड़ की थी। उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हुए थे। तो कहीं ना कहीं उस समय के लोगों ने जो विजन तैयार किया था, उस विजन को इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उकेरा था कि इस व्यवस्था के तहत अगर हम चलेंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से एक प्रगतिशील और आगे एक अच्छा मजबूत शक्तिशाली विश्व पटल में उपस्थित होगा। लेकिन आज अगर देखा जाए, हम आज़ादी का 75 वर्ष पूरा कर चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और आज हमारे देश की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। अच्छी बात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए और मनाने लायक हैं भी, क्योंकि हमने बहुत सारे वो मुकाम हासिल किए हैं जिसमें हम अमृत महोत्सव मना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर हम अभी अमृत महोत्सव मनाने लायक नहीं हैं। क्या उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है या भारतीय संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है? इन सब चीज़ों की पड़ताल हमको करनी चाहिए। एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के उद्देश्य से, एक अच्छे नागरिक की हैसियत से अगर देखें तो अगर भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर संविधान से देश चलता है तो हम प्रस्तावना को ही देख लें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, तो हम इस अगर प्रस्तावना को लेकर चलें तो उस प्रस्तावना में भी यही कहा गया है कि हम समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। तो अगर मतलब ऐसा प्रतीत होता है उसमें कि कहीं अगर सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा है तो हम लोग इकट्ठा होंगे ना केवल यहाँ की सरकार से तो कोई अपेक्षा नहीं की गई, यहाँ तो आम जनता से अपेक्षा की गई, आम लोगों से अपेक्षा की गई, हम भारत के लोगों से अपेक्षा की गई। हम भारत के लोग कौन? यहाँ के रहने वाले। यहाँ पर तो नहीं कहा गया कि कोई जिलाधिकारी उपस्थित होगा वो, या कोई राजनेता उपस्थित होगा, जनप्रतिनिधि उपस्थित है। यहाँ आम लोगों को कहा गया है और आम नागरिक की बात कही गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को खासतौर से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, यहाँ विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही मीडिया काम करती है। विचार अभिव्यक्ति के तहत ही हम अपनी बात को कह सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। न केवल हम बोल सकते हैं बल्कि हम संकेत भाव से भी कर सकते हैं, शांति रूप से अपनी बात रख सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है। तो ये कुछ जो प्रस्तावना में कहा गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय तत्कालीन मनीषियों और बुद्धिजीवियों और विचारकों और संविधान निर्माताओं के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि व्यवस्थापिका या लोकतंत्र के इस महासभा में ऐसे लोगों का चुनकर आना, हो सकता है कभी ऐसे लोगों का भी चुनकर आना संभव हो जाए जो मार्ग से भटक जाएं, या जो उद्देश्य जिनका जो उद्देश्य हो वो उद्देश्य से अगर भटक जाएं तो उनके लिए ये प्रस्तावना काम करेगी। तो इसीलिए
अगर वो इस प्रस्तावना के तहत काम नहीं करते हैं तो फिर कौन काम करेगा? तो फिर वही बात याद आती है कि हम भारत के लोग सब इकट्ठा होंगे और उस संविधान के प्रस्तावना में परिलक्षित उद्देश्यों को व्याख्या करके बताएंगे कि इस रास्ते पर चलना है, हमको क्या करना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता को लाने के लिए काम करना है। तो प्रस्तावना से तो यही पता चलता है कि व्यवस्था बिल्कुल सही बनाई गई थी, अमल में लाने में गड़बड़ी हो रही है, हो सकता है चूक हुई है, देखने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि इस कड़ी में इस प्रस्तावना के आगे हम लोग बातचीत करेंगे। आज के आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौर में जब हम देखते हैं पूरे भारत में किस तरह का सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन के दौर से समाज गुजर रहा है, कितना आर्थिक गैर बराबरी बढ़ गई है, कितना सामाजिक वैचारिकी में विभिन्नताएं आ गई हैं और कितना सामाजिक रूप से भेदभाव आज के वैज्ञानिक युग और प्रगतिशील युग में बढ़ गया है और उसको विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। तो ये सरकार की फेलियर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? सरकार अपने दायित्वों से मुकर रही है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है, तभी कहीं ना कहीं सरकारें फेल हो रही हैं और जन आंदोलन बढ़ रहे हैं। जन आंदोलन बढ़ने का मतलब है कि सरकारें अपने उद्देश्यों में फेल हो रही हैं, वरना लोगों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग कर कौन रहे हैं? इसका मतलब आज जो चुनकर जा रहे हैं वो अच्छे नागरिक की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। अच्छा नागरिक वही है जो भारत की प्रस्तावना को सार्थक बनाने में सहयोग करे। तो साथियों, आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले चरण में, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।